फवाद चौधरी साहब का पहला गुस्सा भी सारा ये था कि शोएब शाहीन साहब टेलीविजन प्रोग्राम में बैठ के मुझे भगोड़ा कहते हैं, टाउट कहते हैं। शोएब शाहीन साहब ये बात वाजे कर देते हैं, मैंने फवाद चौधरी को ना माफ़ किया है, ना मैंने उन्हें माफ़ करना है। तहरीके इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है। बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में हमले हुए। 3 दिन के बाद बलोचिस्तान में एक हमला होता है, 3 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमला होता है। ऐसा लग रहा था कि रेस लगी हुई है अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट में और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर में कि कौन डोनाल्ड ट्रंप का जो गाजा का प्लान है उसकी ज़्यादा तारीफ कर सकता है। अपने जहन में इन्होंने ये कबूल कर लिया है कि यहाँ से 2.2 मिलियन फ़लस्तीनियों को निकालना मुमकिन नहीं होगा, कि ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं दिया जाएगा। न्यूक्लियर ईरान इज़ अनएक्सेप्टेबल। इसी साल में वो ईरान के ऊपर एक ऐसा हमला करना चाहते हैं जिसके नतीजे में अमेरिका को इसराइल की मदद करने के लिए जंग में कूदना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप पूरी फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, उसका हुलिया वो बदलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। आज 17 फरवरी 2025 है, सोमवार का दिन है। और सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे ये शेयर करूं कि जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया उस वक्त यहाँ सुबह थी। उसके बाद मैं घर से निकल आया, मैंने कहा कि आज बैठ के कहीं किताबें पढ़नी है। और पिछले मेरा ख्याल 12 घंटे से मैं हेनरी किसिंजर की किताब जो है ऑन चाइना, इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ख़त्म तो खैर ये मुझसे नहीं हुई, तकरीबन 100 के करीब मैंने इसके पेजेस जो हैं वो मैंने किए हैं। ये किताब मैंने बहुत पहले भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, लेकिन अब चूँकि अमेरिका और चीन के दरमियान एक बार फिर नए सिरे से एक एंगेजमेंट वर्सेस कॉन्फ्रंटेशन का प्रोसेस इंटेंसिफाई होने लगा है, तो मैंने सोचा कि किसिंजर की किताब निकाल के पढ़ें। बिकॉज ये किताब एक्सप्लेन करती है कि अमेरिका और चीन के दरमियान में रिलेशनशिप का जब आगाज़ हुआ तो उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका बैकग्राउंड क्या था। ये एक स्पेशलाइज किस्म की किताब है। आप में से जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हो उसे ये किताब ऑन चाइना जो है, ये 2011 में आई थी, लेकिन उसके बाद मैंने चीन के हवाले से बहुत सी और भी किताबें और पेपर्स वगैरह पढ़े हैं। लेकिन इस किताब की अपनी एक बात है। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई किताबों का बताएं, तो ये इस लिहाज से एक बहुत ही अच्छी किताब है। और अमेरिका का मज़ा ये है कि आप कहीं पर भी एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दें $5 की, उसके बाद वहाँ पर 6 घंटे बैठ जाएँ तो आपको दोबारा कोई पूछता नहीं है। और अब मैं यहाँ तकरीबन 8-10 घंटे से मसलसल बैठा हुआ हूँ इस होटल की लॉबी में, और मैंने कहा कि यहाँ से निकलने से पहले मैं कम से कम अपना वीलॉग भी यहाँ रिकॉर्ड करूँ। लाइट का थोड़ा सा मसला है, लेकिन ओवरऑल जगह खूबसूरत है। अब आएँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ। पाकिस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, मशरक़ वस्ता के हवाले से चंद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो हैं वो मेरे पास हैं। सबसे पहले ये मानना पड़ता है कि आजकल तहरीके इंसाफ की अंदर से ख़बरें जो हैं, अगर कोई निकल भी रही हैं तो पॉजिटिव कम निकल रही हैं, और डिस्टर्बिंग किस्म की ख़बरें जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तोड़ फोड़ का प्रोसेस है, इंतशार का प्रोसेस है, कन्फ्यूजन है। और अगर कोई पॉजिटिव वाइब या आइडिया पैदा होता है तो वो इमरान खान ही पैदा करते हैं अपने किसी सजेशन के ज़रिए, अपने ट्वीट के ज़रिए, अपने किसी खतूत के लेटर के ज़रिए, और बाकी फिर उसी ट्यून के ऊपर डांस करते हैं। अब 24 घंटे पहले फवाद चौधरी साहब ने, जिन्हें अब ऑफिशियली उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी के जो इलेक्टेड MLA थे, जिनको जीतने तो नहीं दिया गया, लेकिन शोएब शाहीन साहब वकील भी रहे, इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल वाला है उसके मेरा ख्याल है हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वो सदर भी रहे, उन्हें फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मारा अडयाला जेल के बाहर। ये खबर आप सुन चुके होंगे, मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन मैंने इसको कोई बहुत ज़्यादा उस वक्त डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उसने इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया है एक दिन के बाद, और उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है, जो मैं समझता हूँ कि उस स्टेटमेंट से फवाद चौधरी साहब ने जितनी भी एफ़र्ट की थी अपनी सियासत की गुज़श्ता चंद हफ़्तों या महीनों में इमरान खान की कुर्बत हासिल करने के लिए, उसमें उन्हें अब बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। पहले हम बेसिक फैक्ट्स को देख लें कि अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर फवाद चौधरी साहब में और शोएब शाहीन साहब में तल्ख़ कलामी होती। फवाद चौधरी साहब उस तल्ख़ कलामी के बाद हाथ उनके ऊपर छोड़ देते हैं और उनको बहुत ज़ोर से वो एक थप्पड़ मारते हैं, जिसके नतीजे में शोएब शाहीन साहब जो हैं भी कमज़ोर जिस्मानत के शख्स हैं, वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। कहते हैं उनका हाथ भी ज़ख्मी हुआ है, बहुत से लोग उसे देखते हैं। बहरहाल इस वाक़े के बाद दोनों इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल के अंदर दाखिल भी होते हैं। वहाँ से निकल के फवाद चौधरी ये कहते हैं कि इमरान खान ने सुलह सफाई करवा दी है, उन्होंने डायरेक्शन दे दी है, मैंने शोएब शाहीन साहब से माजरत कर ली है, हमारे मामला जो हैं वो ठीक हो गए। और इसी किस्म की एक स्टेटमेंट जो है वो नईम पंजोथा साहब जो हैं वो भी देते हैं कि इमरान खान ने मसला जो है वो रफा दफा करवा दिया। लेकिन अखबारों की बहुत सी हेडलाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ स्क्रीन के ऊपर, उसमें शोएब शाहीन साहब ये बात वाजे कर देते हैं कि मैंने फवाद चौधरी को ना माफ़ किया है, ना मैंने उन्हें माफ़ करना है।
लेकिन बहुत दिलचस्प उनकी स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि ना तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ऑफिशियल कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फवाद चौधरी को माफ़ भी नहीं करना। बहरहाल उन्होंने कंप्लेंट की या नहीं की, मैं समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा का, मैं समझता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट रोल होगा। मेरे को सलमान अकरम राजा जो है वो एक डिसिप्लिनेरियन है, वो एक रूल के अंदर बिलीव करते हैं। उनको फवाद चौधरी की ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, और वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू की है कोर कमेटी ने, पॉलिटिकल कमेटी ने, और उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको निकाला जा चुका है। और फवाद चौधरी साहब का पहला गुस्सा भी सारा ये था कि शुएब शाहीन साहब टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठ के मुझे भगोड़ा कहते हैं, टाउट कहते हैं, डिफरेंट चीज़ें कहते हैं, और फवाद चौधरी साहब ने भी शुएब शाहीन साहब पे बहुत से इल्ज़ाम लगाए। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो कुछ भी हासिल करना चाह रहे थे, जो भी उनकी फ्रस्ट्रेशन या डेस्परेशन थी, ये मैं पहली दफ़ा नहीं है, जब मैं पाकिस्तान में था उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब ने कम से कम 2 सेपरेट इंस्टेंसेस में 2 मुख्तलिफ लोगों को, मुझे उनके नाम याद नहीं है, मेरे ख्याल एक टेलीविज़न के थे या दोनों ही टेलीविज़न के थे, 2 लोगों के साथ उन्होंने हाथ चलाकी की थी, और दोनों दफ़ा इमरान खान साहब ने उन्हें माफ़ कर दिया था। लेकिन इस स्टेज पे मुझे लगता है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी की स्टेटमेंट आई है, उसमें भी ये बात नोट की गई है, फवाद चौधरी को इसकी आदत है, उन्होंने कहा पहले भी इस किस्म की ये हरकतें जो हैं एक से ज़्यादा दफ़ा कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान के दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी है फवाद चौधरी के लिए, तो इस वाक़े के बाद और जो पॉलिटिकल या कोर कमेटी की जो स्टेटमेंट आई है, इसके बाद बहुत देर तक इमरान खान तक फवाद चौधरी को रसाई मुझे लग रहा है कि नहीं मिल सकेगी। ये एक डेवलपमेंट है। अब दूसरी एक डेवलपमेंट को देखें कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कैच और कलात में हमले हुए FC के ऊपर और लेवीज़ के ऊपर, जिसके नतीजे में कम से कम 4 जो अहलकार हैं, सिक्योरिटी अहलकार, वो तो जाँ बहक हुए हैं, और 8 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। कोई हफ़्ता नहीं है बलूचिस्तान में, अगर कोई हफ़्ता, एक मतलब 3 दिन के बाद बलूचिस्तान में एक हमला होता है, 3 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमला होता है, इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया जाती हैं, उसके बाद हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि इसका बड़ा सख्त किस्म का बदला लिया जाएगा और इसको ठीक कर दिया जाएगा, चीज़ें कंट्रोल में हैं वगैरह वगैरह। कोई हफ़्ता ऐसा निकलता नहीं है। मैंने चंद दिन पहले आर्मी के एक सीनियर सोर्स से, जिनका बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा फेमिलियरिटी रही है वहाँ की मैनेजमेंट के साथ, मैंने उनसे ये मसला डिस्कस किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि सारा मीडिया और आप सब लोग जो हैं वो दरअसल बलूचिस्तान को समझते नहीं हैं, और बलूचिस्तान की जब भी कोई ख़बर आती है तो आप उसको पूरे बलूचिस्तान के साथ मंसूब करते हैं। असल में बलूचिस्तान को एक बलूचिस्तान के तौर पर समझा नहीं जा सकता, कई बलूचिस्तान है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान की रकबे का 43 से 45% हिस्सा है, और उसकी जो डिस्टर्बेंस है उसके जो नॉर्थ में, या उसको बलूचिस्तान नॉर्थ, बलूचिस्तान साउथ, बलूचिस्तान ईस्ट, बलूचिस्तान वेस्ट, बलूचिस्तान सेंटर की हैसियत से उसको मैपिंग करके समझना जो है वो ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको मैप दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में कोयटा के साउथ में और गबादर के नॉर्थ में जो है ये डिस्टर्बेंस है, और इसमें बैरूनी ममालिक भी मुलव्वस हैं, मशरक़ वस्ता के, इसमें सब लोग खेलने की कोशिश है वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान से ज़्यादा उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ता के ममालिक भी यहाँ पे मुलव्वस हैं, उनके भी इसमें बहुत से इंटरेस्ट हैं। मैं इसमें चाहता ही हूँ कि आप में से बहुत से लोग, मैंने देखा है कमेंट्स जब करते हैं तो बलूचिस्तान से भी लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर कमेंट करें। ये जो सिक्योरिटी के सीनियर अफसर कहते हैं कि बलूचिस्तान में सिर्फ एक छोटे से हिस्से के अंदर प्रॉब्लम है, और इस पर कमेंट करें, डिटेल कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, उसको हाईलाइट करूंगा, और साथ ही मेरी कोशिश ये होगी कि आने वाले दिनों में मैं बलूचिस्तान के हवाले से एक्सपर्ट्स या ऐसे लोग जो मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, बलूचिस्तान के मामलात को समझते हैं, उनसे मैं डिस्कस करूँ। 3-4 क्वेश्चन मेरे जहन में है कि बलूचिस्तान के प्रिंसिपल इशूज़ क्या हैं, वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने इन मामलात को एड्रेस करने की अब तक क्या कोशिश की है, इसमें कामयाबी क्यों नहीं हो पाती, और अगर हमें इसमें कामयाबी हासिल करनी है और अमन हासिल करना है तो उसका वे फॉरवर्ड और सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। अब मैं चलता हूँ कुछ 1-2 बड़ी क्विकली इंटरनेशनल बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो हैं वो गुज़श्ता 24 घंटे में इसराइल में थे। ये मशरक़ वस्ता का उनका पहला मेडन दौरा है, और यहाँ इसराइल से फ़ारिग होकर उन्होंने मेरा ख्याल सीधा पहुँचना है सऊदी अरब में, जहाँ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने उन्हें बुलाया हुआ है, और वहाँ पे उनके बाकी कुलीग्स जो हैं वो भी पहुँच रहे हैं, जिसमें NSA भी हैं, माइक वॉल्ट्स, और उनके मिडल ईस्ट के जो स्पेशल एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ, वो भी सऊदी अरब रियाद पहुँच रहे हैं, और वहाँ पे रशियन ऑफिशल्स के साथ उनकी मीटिंग होनी है। लेकिन यहाँ जो मीटिंग हुई बीबी नेतन्याहू के साथ इसराइल में, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने और बीबी नेतन्याहू जो है, बेनियामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के देखने वाले हालात थे, इसमें दोनों ने ऐसा लग रहा था कि रेस लगी हुई है अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट में और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर में कि कौन डोनाल्ड ट्रंप का जो गाज़ा का प्लान है उसकी ज़्यादा तारीफ़ कर सकता है। और मार्को रूबियो को कहना था कि लोग समझ नहीं रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी मुश्किल सिचुएशन का एक हल देने की कोशिश की है और एक पूरी की पूरी जो रट है और जो जंग है और जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे निकलने की एक राह जो है हमें डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दी है। आउट ऑफ बॉक्स उन्होंने सोल्यूशन दिया है और इस प्लान को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और सीना ठोंक के बीबी नेतन्याहू ने, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है गाज़ा का उसको अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस थोड़ी सी और मदद की ज़रूरत है। और मसला ये है कि मदद कहीं से मिल नहीं रही। मदद यही है कि यही 3-4 लोग हैं जो इस प्लान के अंदर बिलीव करते हैं, बाकी सारी दुनिया जो है वो इस प्लान के ख़िलाफ़ है। जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इन्होंने 3 पॉइंट्स अपने जॉइंट एजेंडे के सामने रखे। पहला पॉइंट तो यह है कि किसी भी सूरत हमास जो है उसकी प्रेजेंस जो है वो गाज़ा के अंदर टॉलरेट नहीं की जाएगी। यानी हमास किसी भी शक्ल में उसकी कोई फोर्स नहीं हो सकती, उसकी कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं हो सकती, उसकी कोई मिलिटेंट फोर्स नहीं हो सकती। और गाज़ा जो है उसमें से हमास का बाहर निकलना जो है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर ही एक बहुत बड़ा चीज़ भी पिन्हा है। पूछें क्या, जबकि दोनों ये कह रहे हैं कि हमें हमास किसी सूरत भी कबूल नहीं है, इसका मतलब है कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने जहन में इन्होंने ये कबूल कर लिया है कि यहाँ से 2.2 मिलियन फ़लस्तीनियों को निकालना मुमकिन नहीं होगा। और अब ये असल डिमांड के ऊपर आए हैं, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग्स में एक्सप्लेन किया था कि चूँकि जैसे कि जॉन मर्शाइमर कहते हैं, जो इस वक्त सबसे बड़े फोरमोस्ट रियलिस्ट हैं दुनिया के, वो ये कहते हैं कि इसराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं IDF, वो अपनी पूरे 1.5 बरस की इस जंग में हमास को मिलिटरीली ख़त्म नहीं कर सके और हमास इस अलाइव और ज़िंदा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए मैंने आपको एनालिसिस दिया था कि कोशिश ये किया जा रहा है ज़ायनिस्ट लॉबी का, कि कोशिश ये है कि जो चीज़ जंग के ज़रिए हासिल नहीं की जा सकी, यानी हमास का ख़ात्मा नहीं हो सका, उस हमास को अब नेगोशिएशन के ज़रिए वाइट हाउस की ताकत इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया जाए। और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर का कभी कमेंट था या लिखा हुआ था उन्होंने, या उन्होंने कहीं कहा था किसी TV प्रोग्राम के अंदर कि जो चीज़ आप मैदान जंग में हासिल ना कर सके, उन्होंने 1965 की जंग और कश्मीर के तनाज़र में कहा था, तो वो कभी आप नेगोशिएशन टेबल के ऊपर हासिल नहीं कर सकते। तो बीबी नेतन्याहू जो चीज़ जंग में हासिल नहीं कर सके, यानी हमास का खात्मा, वो अब नेगोशिएशन टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए उससे हासिल करना चाह रहे हैं और ये मुश्किल होगा। बहरहाल पहला पॉइंट उनका यही है कि हमास किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसका मतलब है कि बाकी फ़लस्तीनियों को आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेप्ट करने को शायद तैयार हो गए हैं। दूसरा पॉइंट उनका यह है कि ईरान को किसी सूरत भी, दोनों ने इस पर इत्तफाक किया कि ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं दिया जाएगा। न्यूक्लियर ईरान इज़ अनएक्सेप्टेबल। और तीसरा पॉइंट यह था कि अमेरिका और इसराइल को जॉइंटली जो पोस्ट असद सीरिया है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ईरान के हवाले से मार्को रूबियो तो बहुत ज़्यादा नहीं बोले, वैसे बोले वो। मार्को रूबियो ने कहा कि इस मसला हमास का हो या हिज़्बुल्लाह का हो या हुतीज़ का हो या कोई और डिस्टर्बेंस हो, सबके पीछे जो है हमें ईरान नज़र आता है। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि मैंने ईरान को गुज़िश्ता 16 माह की जंग में इसराइल ने बहुत नुकसान पहुंचाया। उनका इशारा ये था कि हमने ईरान के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए, हमने ईरान के अंदर कोवर्ट हमले करवाए, हमने हिज़्बुल्लाह की कमर तोड़ दी, हमने हमास जो है उसकी कमर तोड़ दी। अब एक फ़ाइनल फिक्सिंग चाहिए ईरान की, और उसके लिए मुझे डोनाल्ड ट्रंप की मदद चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की मदद मांगने के लिए आए थे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर, जो बरतानिया की एक पब्लिकेशन स्पेक्टेटर को जब चंद दिन पहले इंटरव्यू दे रहे थे, 10-12 दिन पहले, तो वहाँ उन्होंने पॉइंटेडली ये कहा कि जब 2 हफ्ते पहले नेतन्याहू आए थे और उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ईरान पे हमले का केस अपना बिल्डअप करने की कोशिश की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रोक दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें किसी किस्म की भी अमेरिकी मदद की रीएश्योरेंस उस स्टेज पे नहीं की, जिसकी वजह से बीबी नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन पब्लिकेशन सोर्सेज, जो रॉयटर्स में भी है और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी है, कि CIA ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार फिर ये खबरदार किया है कि नेतन्याहू बेज़द हैं, नेतन्याहू की पूरी तैयारी है कि इसी साल में वो ईरान के ऊपर एक ऐसा हमला करना चाहते हैं जिसके नतीजे में अमेरिका को इसराइल की मदद करने के लिए जंग में कूदना पड़े। बिकॉज तमाम असेसमेंट ये कहती है कि इसराइल के पास तनहा इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान के न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर सके। उस किस्म की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो एयरफोर्स कैपेबिलिटी है, ये बॉम्बिंग कैपेबिलिटी है, वो अमेरिका के पास है। तो नेतन्याहू चाहता ही है कि मैं इस तरह से जंग छेड़ूं कि अमेरिका को उसका हिस्सा जो है वो बनना पड़ जाए। बहरहाल ये अब तक की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी है। अब मार्को रूबियो, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से रियाद पहुँच रहे हैं, जहाँ माइक वॉल्ट्स भी पहुँच रहे हैं, जो इस वक्त NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और स्टीव विटकॉफ भी पहुँच रहे हैं। और वहाँ पर ये तो नहीं बताया गया कि किन रशियन ऑफिशल्स के साथ इनकी मुलाकात है, लेकिन कयास यही है कि रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव, उनकी टीम वहाँ पहुँच रहे हैं, उनके साथ मुलाकात है।
अब मार्को रूबियो ने गुज़िश्ता 12 घंटे में यूरोपियंस को और यूक्रेन को ये यकीन दिलाया है कि जो आपके अंदर एक बहुत मायूसी पाई जाती है कि हम यूक्रेन और यूरोप को शामिल नहीं कर रहे इस रशिया के साथ डिस्कशंस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इसकी फाइनल रियल नेगोशिएशन जो टॉक्स होंगी तो यूरोप और यूक्रेन उसके साथ बैठे होंगे हमारे। अभी तो हम सिर्फ एक असेसमेंट करना चाहते हैं रशियन ऑफिशियल से मिलकर, ताकि हमें पता चले कि रशियंस और प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो इन मुज़ाकरात में किस हद तक सीरियस हैं। और जब ये सीरियस मुज़ाकरात शुरू होंगे तो यूरोपियंस और यूक्रेन जो है वो इसका पार्ट होंगे। अच्छा, अब यूरोपियन जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं उनको म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चनर भिजवाया गया 6 सवालात का। उनमें से एक सवाल ये भी था कि यूरोपियन कंट्रीज़ ये बताएं कि अगर एक पीस कीपिंग फोर्स जो है यूक्रेन के लिए, अगर एक पीस कीपिंग फोर्स चाहिए होगी तो उसमें कौन सा मुल्क कितनी कंट्रीब्यूशन करेगा, फोर्सेस की कितने सोल्जर्स देगा, कितनी फंडिंग उसके लिए कर सकेगा। अभी बाकी कंट्रीज़ का जवाब तो नहीं आया, लेकिन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर जो केयर स्टार्मर हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ब्रिटिश जो हैं वो इसमें अपनी फोर्सेस कंट्रीब्यूट करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं बरतानिया जो है वो यूरोप और अमेरिका के दरमियान में एक ब्रिज का रोल प्ले करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 21 फरवरी को जो यूरोपियन लीडरशिप का पेरिस में बहुत ही गैर मामूली समिट हो रहा है जो यूक्रेन के हवाले से है, यूरोप की सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं और उसमें बाकी भी यूरोप के तमाम हेड ऑफ द स्टेट जो हैं वो एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पहुँच रहे हैं। कि बहुत इंपॉर्टेंट समिट होगा, मैं उसको कवर करूँगा, उसकी डिटेल्स आपसे मैं शेयर करूँगा। और आखिरी जो डेवलपमेंट है वो अमेरिका के अंदर एक ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, ट्रंप वर्सेस द अमेरिकन कोर्ट्स। डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई शुरू हो गई है अमेरिका की अदालतों के साथ, और ये एक ऐसी लड़ाई एक ऐसे पॉइंट पे पहुंची है जिसका पूरी दुनिया के ऊपर असर होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज़ है। इसकी हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, चूँकि हम लोग जो वाशिंगटन में हैं तो यहाँ पर ये बात जो भी डिस्कशन हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप पूरी फेडरल गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, उसका हुलिया वो बदलना चाहते हैं। अब तक मेरा ख्याल है 10,000 लोग तो उनको फेडरल गवर्नमेंट से निकाला जा चुका है, उनको फोर्स आउट किया गया, लोग बेरोज़गार हो गए हैं और घर जो है उनकी कीमतें गिर गई हैं। बिकॉज यहाँ पे लोग घर उन्होंने मॉर्गेज के ऊपर लिए होते हैं, चूँकि लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, उन्होंने अपने घर जो है फौरी तौर पर उसमें से उनको बेचने की वो कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से घरों की जो कीमत है उसमें तकरीबन $1.5 से 2 लाख डॉलर की जो है वो कमी हो गई है, और 8,000 घर जो है वो मार्केट के ऊपर आ गए हैं एज ऑफ नाउ। मुझे आज कोई बता रहा था जो इन चीज़ों को ट्रैक कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त पूरी की पूरी फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर उनके हमले हैं ताबड़तोड़ उसको चेंज करने के लिए। ये हमले जो हैं आपने देखा यूएसएड उन्होंने बंद कर दिया। उसके अलावा उनका झगड़ा CIA से भी है, उनका झगड़ा पेंटागन से भी है, उनका झगड़ा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से भी है, उनका झगड़ा FBI से भी है, उनका झगड़ा जो है फेडरल एविएशन अथॉरिटी FFA से भी है, जहां अगले 24 घंटों के अंदर डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जो इलॉन मस्क की टीम है वो वहाँ पहुँच रही है देखने के लिए कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी को कैसे ठीक करना है वगैरह वगैरह। लेकिन जनवरी के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने 17 इंस्पेक्टर जनरल्स को जो अपने अपने इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ के वॉच डॉग्स थे उन्हें बग़ैर कोई रीज़न दिए हुए उन्हें फायर कर दिया, सैक कर दिया। वो तो खैर चले गए, लेकिन एक जब उन्होंने इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिससे स्पेशल काउंसिल जो हेड थे स्पेशल काउंसिल के, उसको जब उन्होंने फायर किया इन द सेकेंड और द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2025, तो वो चले गए एक अदालत में, और वो अदालत जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सर्किट कोर्ट कहते हैं उसे। उस अदालत ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ऊपर एक टेम्प्रेरी स्टे दिया, जो स्टे ऑर्डर आप उसको कह लें, और उन्होंने कहा कि इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। ताहम जो जज साहिबा थी उन्होंने उसमें बात करते हुए कहा, या उन्होंने डिसीजन में लिखा कि प्रेसिडेंट किसी को भी रीज़न दिए बगैर फायर नहीं कर सकते। इस पर जो स्पेशल यानी जो इतनी एजेंसी का हेड है, इंडिपेंडेंट एजेंसी का जो हेड है, उनको वो फायर नहीं कर सकते। तो प्रेसिडेंट फायर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनको रीज़न देने की जो है ज़रूरत है एज़ पर लॉ विच हैज़ बीन मेड बाय द कांग्रेस, और कांग्रेस की इसमें सेंस जो है वो यही है। अब ये चीज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रोसिक्यूशन टीम है यानी प्रेसिडेंशियल टीम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इस चीज़ को अपील्स कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन अपील्स कोर्ट ने प्रेसिडेंट को कोई रिलीफ नहीं दी। अपील्स कोर्ट ने यह कहा कि अभी ये मसला प्रीमेच्योर और प्रीपोस्टरस है अपील्स कोर्ट में आने का, अभी पहले हमें देखना होगा कि सर्किट कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो क्या करती है। इस पे डोनाल्ड ट्रंप रुके नहीं हैं, उनकी टीम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में चली गई है, जहां उन्होंने जाके ये पोजीशन ली है कि जो कुछ किया है वाशिंगटन की सर्किट कोर्ट ने, DC की सर्किट कोर्ट ने, ये दर हकीकत सेपरेशन ऑफ पावर्स के मुनाफी है, और प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं कि वो सिविल सर्वेंट्स को या इस तरह से लोगों को फायर कर सकते हैं, उसका रास्ता जो है वो रोका जा रहा है। एंड दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। अब अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद बहुत है कि सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन ज़्यादा हैं, 9
जजेस होते हैं अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में, 6 रिपब्लिकन हैं, जिनमें से 3 की अपॉइंटमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी अपनी फर्स्ट टर्म में। और यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट से बहुत बचाया जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मसले को लटका दिया था और उनको वक्त दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत बड़ा टेस्ट है अगले चंद दिनों में, और इस टेस्ट का अमेरिका के कानून पर दुनिया भर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बिकॉज जहाँ प्रेसिडेंट की टीम ये कहती है कि प्रेसिडेंट की पावर है कि जिसको चाहे फायर कर दे, वहाँ जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उसका स्टैंड यह है कि प्रेसिडेंट जो कानून है, जो लॉ बनाया है कांग्रेस, अच्छा इसमें एक कानून है जिसको कहते हैं, मैं इसका नाम आपको बता दूं, मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा भी दूं, हैच एक्ट, ये 1939 का हैच एक्ट है। और हैच एक्ट जो है वो बेसिकली तौर पे ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट्स हैं टॉप के, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टिजन नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी जो इमीडिएट टीम्स हैं वो तो पॉलिटिकल तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर सकती हैं, लेकिन जो टॉप अपॉइंटीज़ हैं एजेंसीज़ के, वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। और अगर वो पॉलिटिक्स करेंगे तो ये जो स्पेशल काउंसिल की टीम है, जो हेड है स्पेशल काउंसिल, जिन साहब को निकाला गया है, इनका नाम जो है हैम्पटन डिलिंगर है, मेरा ख्याल है हैम्पटन डिलिंगर। तो हैम्पटन डिलिंगर की डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि विसल ब्लोअर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट के अंदर की खबरें मीडिया को देते हैं, उन विसल ब्लोअर के खिलाफ अगर गवर्नमेंट काम करे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, बदला ले, जो पाकिस्तान में बड़ी आसानी से होता है, तो उसका रास्ता रोकने के लिए स्पेशल काउंसिल की टीम। अब यहाँ पर 3 वजूहात में जो हैच एक्ट है वो कहता है कि 3 रीजंस होंगे तो किसी भी टॉप सिविल सर्वेंट को प्रेसिडेंट फायर कर सकता है। एक चीज़ उसमें है नेग्लिजेंस, दूसरी चीज़ है मेलाफाइडे, जानबूझ के गलत काम करे, तीसरी चीज़ है इनकॉम्पिटेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई रीज़न नहीं दिया इन तमाम फायरिंग में, अदालत ने इसका फैसला करना है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। मैं आपको बस एक जुमला कह के बात ख़त्म करता हूँ। 1970s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में फेडरल सेक्रेटरीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन थी उसे ख़त्म कर दिया। उससे पहले फेडरल सेक्रेटरी बड़े सिक्योर होते थे, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर उनको बगैर कॉज शो किए और लीगल एक्शन के बगैर या अदालत से उनको प्रोटेक्शन मिलती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनके पास थी, उनको हटा नहीं सकते थे, फायर नहीं कर सकते थे। भुट्टो साहब ये समझते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी मुँहज़ोर है और उसकी गर्दन तोड़नी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी की उन्होंने गर्दन तोड़ी तो आहिस्ता आहिस्ता हालात ये हो गए कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की तरफ ले जाया जा रहा था तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसे सेल्फ रिस्पेक्टिंग सिविल सर्वेंट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं थे जो इस पूरी क्रिमिनल एक्ट के रास्ते में खड़े हो सकते। और अब सूरत हाल आपको पता ही हो चुकी है कि आज डिप्टी कमिश्नर, एसपीज़, डीपीओज़ जो हैं वो आईएसआई के सेक्टर कमांडर, उनकी चूँकि उनकी एसीआर लिखते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिखते हैं। जब से शहबाज शरीफ साहब ने नवंबर 2022 में ये एग्जेक्टिव फैसला किया था तो उसके बाद आपने देखा कि पुलिस वालों के क्या हालात हैं और डिप्टी कमिश्नर्स के क्या हालात हैं। तो गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट जो इस वक्त अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की अपील है, ये बहुत गैर मामूली अहमियत की हामिल है। इस पर जो प्रोग्रेस होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।